हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीडर थ्योरी के धातुएं चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर को अच्छे से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। पदार्थ का उपयोग कर लेसर बनाया जाता है, अर्थात किस पदार्थ का उपयोग कर लेसर बनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है: ग्रेफाइट, रूबी, हीरा और एमराल्ड। ग्रेफाइट, रूबी, हीरा और एमराल्ड। तो इसका सही उत्तर होगा रूबी। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 18/8 स्टील में क्रोमियम का प्रतिशत कितना होता है? 18/8 स्टील में क्रोमियम का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन है 18, 8, 1 और 0। तो इसमें 18 जो है वो सही जगह। 18/8 क्रोमियम में 18% क्रोमियम होता है, ठीक है, और 8% निकिल होता है। 18/8 स्टील में क्रोमियम 18% और निकिल 8% होता है। क्रोमियम जो है संरक्षण रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस स्टील का प्रयोग डॉक्टरी औजार बनाने में, बेयरिंग में, स्पिंडल आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है। इसका पहला ऑप्शन है तांबा और जिंक का, दूसरा है तांबा और टीन का, तीसरा तांबा, टीन और जिंक का, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जितने सारे मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे यूपी जल निगम में, इसरो में ना, और यूपी आर्मेनल और भी बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। और ये आपके आईटीआई के जो पेपर होंगे ईयरली, उसमें भी पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इससे रिलेटेड आप लोग कोशिश करिएगा बुक से और जितने सारे क्वेश्चन बन पड़ते हैं उसको तैयार कर लें, ठीक है। तो पीतल मिश्र धातु है किसका? तांबा और जिंक का। दूसरा ऑप्शन है तांबा और टीन का, तीसरा ऑप्शन तांबा, टीन और जिंक का, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा और जिंक का। तांबा और जिंक के मिश्रण से स्क्रू, तार और हार्डवेयर के सामान बनाए जाते हैं, ठीक है। तांबा से स्क्रू बनता है, तार और हार्डवेयर के सामान बनाए जाते हैं इस मिश्रण से। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण मिश्र धातु हैं, जैसे ब्रांच, गन मेटल, ब्रास। ये 3 जो है महत्वपूर्ण है, अन्य भी हैं लेकिन ये 3 जो हैं पूछ लिए जाते हैं। ब्रांच का मतलब कांसा। कांसे में जो कॉपर होता है, कॉपर में 5 से 30% टीन मिलाकर बनाया जाता है। कांसा कैसे बनता है? कॉपर में 5 से 30% टीन मिलाकर बनाया जाता है। और ब्रास अर्थात पीतल, अभी हम लोग पढ़े हैं तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, तो इसमें 60% तांबा होता है और 40% जिंक होता है। 60-40 का अनुपात होता है। ये पीतल को ही ब्रास कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और गन मेटल की बात करें तो इसमें 80% तांबा और 10% टीन और 2% जिंक मिलाकर गन मेटल तैयार किया जाता है। गन मेटल बियरिंग, बूश, पंप, वाल्व आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कास्ट आयरन का अद्वितीय गुणधर्म है। कास्ट आयरन का अद्वितीय गुणधर्म है, उसका क्या उच्च होता है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आघात वर्धकता, दूसरा है सतह परिष्कृत, तीसरा है सरफेस फिनिशिंग, लचीलापन, डी ऑप्शन है ब्रिटलनेस, भंगुरता, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है इसरो टेक्निकल असिस्टेंट 2016 में पूछा गया है
और ये आपकी एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है, एग्ज़ाम्स में, और साथ ही साथ जो कंपटीशन आप देंगे ITI बेस पे उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा जो है ब्रिटलनेस, ठीक है, ब्रिटल, ऑप्शन डी, भंगुरता सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यही उसका अद्वितीय गुण कहलाता है। ठीक है, अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। वैसे तो धातु के जो गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुणधर्म, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, यांत्रिकी गुणधर्म। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लेंगे। भौतिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कोई मेटल है, उसका रंग होता है, उसकी बनावट अलग होती है, और भार, ये 3 आधार पे बांटा जाता है। और भी इसमें हैं, इन तीनों के अलावा आपेक्षिक गुण, गुरुत्व, घनत्व, चालकता, चुंबकत्व ना, और गलनीयता, इसके आधार पर बांटा जा सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। अब बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की। हमारा पहला ऑप्शन दिया है मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी क्या होता है? धातु का वह गुण जिसके कारण वे चोट लगने पर टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाता है। ठीक है, इस गुण को क्या कहते हैं? भंगुरता कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कास्ट आयरन में और सिलिकॉन में होता है। ध्यान दीजिएगा, कास्ट आयरन और सिलिकॉन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। अब अगला ध्यान देते हैं, अगला ऑप्शन ए की बात करें तो ये मेलेबिलिटी है। धातु का वह गुण जिसके कारण वे चोट लगने या पीटने पर या रोल किए जाने पर फैलता है, वही मेलेबल कहलाता है। ठीक है, धातु का वह गुण जिसके कारण वह चोट लगने पर फैल जाता है या रोल होने पर फैल जाता है, तो मेलेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इसका उपयोग धातु के कैबलेट को चादर में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी जो है, हाँ, गोल्ड की होती है, सोने की सबसे ज़्यादा होती है। इसको ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है मेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गोल्ड की, चांदी की, या फिर अन्य धातु रहेंगे ऑप्शन में, तो वो हमारा क्या होगा? गोल्ड होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डक्टिलिटी। ठीक है, अगला जो है आपके ऑप्शन में बी वाला डक्टिलिटी दिया है। तो डक्टिलिटी क्या होता है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है या तार बनाया जा सकता है। वैसे सभी जितने भी धातुएं हैं सबको क्या है? तार के रूप में बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ में ये डक्टिलिटी ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। जैसे सिल्वर वगैरह है तो इनको तार के रूप में अच्छे से बनाया जा सकता है, आसान होता है। गोल्ड को भी अच्छे लंबे तार के रूप में खींचा जा सकता है। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? तो पदार्थ का वह गुण या धातु का वह गुण जिसके कारण वह मुड़ सके, वो मुड़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। और इलास्टिसिटी क्या होता है? प्रत्यास्थता। जब किसी धातु पर बल लगाया जाता है तो परिणाम स्वरूप उसके आकार में विरूपण होता है, परंतु जब बल हटा लिया जाता है तो धातु अपने पूर्व आकार में आ जाता है। ठीक है, इस गुण के कारण ही धातु के स्प्रिंग बनाए जाते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी। मतलब अगर किसी पिंड पर आप बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, और जैसे उस बल को हटा लेते हैं वो अपने पूर्व स्थिति में वापस लौट आता है। जस्ट लाइक फुटबॉल ले लीजिए, उसको क्या, अगर हम बल लगाते हैं तो वो दबता है, आकार में विरूपण होता है, लेकिन जैसे ही बल को हटाते हैं वो अपने पूर्व आकार में वापस आ जाता है।
तो वो इलास्टिसिटी कहलाएगा। ठीक है, अब अगले प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? धातु का वह गुण जिसके कारण वह घिसने, कटने और खुरचे जाने का विरोध करता है, हार्डनेस कहलाता है। ठीक है, अब हार्डनेस मुलायम धातु होते हैं, कठोर धातु होते हैं। ठीक है, मुलायम धातु में आ जाएगा टिन और लेड। ध्यान दीजिएगा, टिन और लेड जो है मुलायम धातु में आते हैं, कोमल धातु में आते हैं। इसे लेविट मेटल भी कहा जाता है। टिन और लेड को लेविट मेटल भी कहा जाता है। सॉरी, बेबिट मेटल कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, टिन और लेड को बेबिट मेटल, इसको नोट कर लीजिएगा। और कठोर धातु में स्टील, टाइटेनियम आएगा। अब बेबिट मेटल में टीन की बात करें तो टीन में 80% टीन, 8% कॉपर और एंटीमनी 12% मिलाया जाता है। ठीक है, मुलायम धातु में टीन में 80% टीन होता है, कॉपर 8% और एंटीमनी 12%। और लेड की बात करें अर्थात शीशे की बात करें तो 5% टीन, एंटीमनी 10% और 85% आपका लेड होता है। लेड में 85% लेड रहेगा, एंटीमनी 10% और 5% टीन। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मेरा जो वीडियो है ये स्लो हो, लेकिन आप लोग इसको जो है आराम से बिना घबराए ध्यान से सुनिएगा और एक कॉपी पेन पे नोट करते हुए चलिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा नोट करने के बाद। अगले प्रॉपर्टीज़ की बात करें, टफनेस पदार्थ का वह गुण, धातु का वह गुण जिसके कारण चोट या टक्कर को सहन करता है। ठीक है, धातु का वह गुण जिसके कारण वह अपने ऊपर लगने वाले चोट को, टक्करों को सहन कर पाता है, मोड़ने, तोड़ने, मरोड़ने पर आसानी से टूटता नहीं है, टफनेस कहलाता है। ठीक है, इस गुण के कारण उसको अगर मोड़ा जाए, तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए तो टूटता नहीं है, वही टफनेस कहलाता है। और टफनेस का गुण कौन कौन से मेटल रखते हैं? टंगस्टन हो गया, तांबा हो गया और सोना। अन्य भी हैं लेकिन ये 3 प्रमुख हैं। टंगस्टन क्या है? इसको आप मोड़ेंगे, मरोड़ेंगे तो ये टूटेगा नहीं। तांबा भी वही है, नर्म होता है और ये मुड़ता नहीं है। सोना भी आपका मोड़ने पे टूटता नहीं है। ठीक है, सोना भी मोड़ने पे टूटता नहीं है। अब ये समझ में आया आप लोग को? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ढालने में मृदु इस्पात का तापमान क्या होता है? व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ माइल्ड स्टील इन फॉर्जिंग? तो जब हम ढलाई करते हैं तो उस समय माइल्ड स्टील का तापमान, टेम्परेचर कितना होता है वो पूछा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, MP 8, तो ये MP में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है 980 डिग्री सेंटीग्रेड, बी ऑप्शन है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, डी है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पे ढालने में माइल्ड स्टील का तापमान होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील को ही लो कार्बन स्टील कहते हैं। माइल्ड स्टील को ही लो कार्बन स्टील कहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और इसमेमें जो कार्बन की मात्रा है 0.15% से 0.25% तक होता है। माइल्ड स्टील में या लो कार्बन स्टील में कार्बन 0.15 से 0.25% तक होता है। अब रॉट आयरन की बात कर लेते हैं यहीं पे। रॉट आयरन में 0.15 से
सॉरी 0.15 तक ही कार्बन होता है। इससे ऊपर अगर कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारा क्या मिलता है, माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील मिलता है। ठीक है, रॉट आयरन 0.15% तक कार्बन मिलाकर बनाया जाता है। रॉट आयरन की बात करें तो सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। सबसे शुद्ध लोहा किसे कहते हैं, रॉट आयरन को। ये भी सवाल पूछा गया है कई बार। और पडलिंग, ये भी पूछा गया है। रॉट आयरन का निर्माण किस भट्ठी में होता है, तो पडलिंग भट्ठी में। किसमें, पडलिंग भट्ठी में रॉट आयरन का निर्माण होता है। और कास्ट आयरन को पूछा जाएगा किस भट्ठी में होता है, तो कास्ट आयरन क्यूपोला भट्ठी में बनाया जाता है। और कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 2 से 4%। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है। इसी तरह पिग आयरन की बात कर ले एक बार, तो पिग आयरन जो है ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है। किस फर्नेस में बनाया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में। पिग आयरन में लोहा 92 से 95% तक होता है। और इसमें कार्बन जो है 3 से 4%। पिग आयरन में देखिए कार्बन सबसे ज़्यादा है, 3 से 4%। इसलिए ये क्या होगा, नरम होता है, अशुद्ध होता है और मुलायम होता है। जब कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो वो नर्म होगा। इसमें अशुद्धियों के रूप में क्या क्या होता है, पिग आयरन में सल्फर होता है, फास्फोरस, सिलिकॉन और आदि होते हैं। मुख्य रूप से फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन है। अब मीडियम कार्बन स्टील की बात करते हैं। लो कार्बन स्टील के बारे में जान गए। लो कार्बन स्टील को ही माइल्ड स्टील कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.15 से 2.25% तक होता है। अब लोग मीडियम कार्बन स्टील में 0.25 से 0.7% तक कार्बन होता है। हाई कार्बन स्टील की बात करें तो 0.7 से अधिक कार्बन होता है। ठीक है, कितना, 1.5% तक कार्बन होता है हाई कार्बन स्टील। अब ठीक है, भूलिएगा नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लो कार्बन स्टील में 0.15% से 0.25% तक कार्बन होता है। मीडियम कार्बन स्टील में 0.25 से 0.7%। हाई कार्बन स्टील में 0.7% से 1.5% तक कार्बन होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टील के झटका प्रतिरोध को क्या मिलाकर बढ़ाया जाता है। स्टील के झटका प्रतिरोध अर्थात शॉक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा निकिल, क्रोमियम, निकिल तथा क्रोमियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आप झटका प्रतिरोधी पदार्थ में निकिल है। क्रोमियम से क्या होता है, अभी शुरू में ही हमने बताया था, क्रोमियम आपका संक्षारण रोधी होता है, ये जंग रोधी होता है। ठीक है, और निकिल झटका प्रतिरोधी होता है, अर्थात ये शॉक नहीं लगने देगा। अगर किसी मशीन के ऊपर झटके वगैरह आते हैं तो निकिल उसको अवशोषित कर लेता है। धातु में जब निकिल मिलाया जाता है तो वो अवशोषित कर लेता है झटकों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा निकिल की। स्टील की कठोरता, सामर्थ्य, टफनेस और आघात प्रतिरोध तथा कड़ापन बढ़ाता है। निकिल का क्या काम है, स्टील की कठोरता, सामर्थ्य, टफनेस, आघात प्रतिरोध को और कड़ापन को बढ़ाता है। और साथ ही साथ ये जो है जंग रोधक भी होता है। क्रोमियम क्या है, क्रोमियम भी संक्षारण रोधी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जंग रोधक होता है, लेकिन क्रोमियम से ज़्यादा नहीं। ठीक है, और तथा इसका जो प्रभाव है, तेजाब आदि के प्रभाव को रोकता है। ये जो है तेजाब वगैरह के प्रभाव को रोकता है। तेजाब इसको काटेगा नहीं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तेजाब को रखने के लिए जो बनाए जाते हैं पार्ट, बर्तन वगैरह, उसमें इसका लेपन किया जाता है।
ठीक है। क्रोमियम की बात करें तो ये एक जंग रोधी है, परंतु स्टील की मेलेबिलिटी को कम करता है। यह भी क्या है, एक जंग रोधी है, लेकिन स्टील की ये मेलेबिलिटी को कम करता है। मेलेबिलिटी क्या है, धातु का वह गुण जिसके कारण वे चोट लगने या पीटे जाने, रोल किए जाने पर फैलता है। तो जब वो फैलेगा नहीं तो क्या होगा, हमारा स्टील थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो क्रोमियम देखिए यहाँ क्या कर रहा है, स्टील में मेलेबिलिटी को कम करता है। मेलेबिलिटी को कम करता है, अर्थात स्टील में क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है, ताकि वो फैले वगैरह नहीं। स्टील की कठोरता और टफनेस को बढ़ाता है। क्रोमियम जो है स्टील की कठोरता को और टफनेस को बढ़ाता है। ठीक है, स्टील हमारा मजबूत बनता है क्रोमियम मिलाने से। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पेरलाइट और फेराइट युक्त स्टील होता है। पेरलाइट और फेराइट युक्त स्टील होता है कठोर, ठोस, मृदु या डक्टाइल। तो क्या होता है, हमारा जो पेरलाइट और फेरलाइट युक्त स्टील होता है वो मृदु होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, कार्बन रहित आयरन अधिक फेराइट अवस्था में होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पदार्थ की आंतरिक संरचना पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें जो है सबसे पहले जो आंतरिक संरचना होती है पदार्थ की, फेराइट है, उसमें जब कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो पेरलाइट बनता है। पेरलाइट में और ज़्यादा अगर कार्बन बढ़ाते हैं तो सीमेंटाइट बनता है। उसके बाद आस्टेसाइट बनता है, उसके बाद मार्टेनसाइट बनता है। तो पदार्थ की कठोर अवस्था अगर इसमें बात की जाए सबसे ज़्यादा होती है सीमेंटाइट की। ये क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ज़्यादा कठोरता किस संरचना की है, तो वो किस में होगा, सीमेंटाइट में। सीमेंटाइट की कठोरता सबसे ज़्यादा होती है। अब फेराइट की बात करें तो ये मुलायम और डक्टाइल होता है। ठीक है, अब इसमें जब कार्बन जो है 0.83% मिला दिया जाता है तो ये पायराइट का रूप धारण कर लेता है, पायराइट का रूप ले लेता है। अब पायराइट में जब कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो हमारा सीमेंटाइट बन जाता है। ठीक है, और कितना बढ़ाते हैं, देखिए फेराइट में मान लीजिए 0% कार्बन है और इसमें कार्बन की मात्रा 0.83% बढ़ा दी जाती है तो हमारा पेरलाइट बन जाता है। अब 0.83% से जब अधिक मिलाते हैं तो हमारा सीमेंटाइट बन जाता है। और इससे जब ज़्यादा कार्बन मिलाते हैं 2% से अधिक जब होता है कार्बन तो हमारा ग्रेफाइट बन जाता है, अर्थात कास्ट आयरन बनना शुरू हो जाता है, कास्ट आयरन का रूप लेने लगता है। वही आपका जो संरचना है वो हमारा कास्ट आयरन का बनने लगता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता किस राशि पर निर्भर करती है। स्टील की कठोरता किस राशि पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है पायराइट, दूसरा फेराइट, तीसरा सीमेंटाइट और चौथा है मार्टेनसाइट। तो इसका सही आंसर है मार्टेनसाइट, सॉरी सीमेंटाइट है। ठीक है, सीमेंटाइट है आपका आंसर। अभी मैंने बताया था सबसे पहले क्या बनता है, फेराइट से जब कार्बन की मात्रा 0.83% होती है तो बन जाता है पायराइट, और पायराइट से जब अधिक 0.83% से अधिक जब कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारा सीमेंटाइट बन जाता है। सीमेंटाइट से जब हम और ज़्यादा कार्बन की मात्रा सीमेंटाइट में बढ़ाते जाते हैं तो हमारा ग्रेफाइट बन जाता है। 2% से जब ज़्यादा हो जाता है कार्बन तो हमारा ग्रेफाइट बन जाता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में, तो स्टील की कठोरता उसमें उपस्थित सीमेंटाइट पर निर्भर करती है। किस पर करती है,
सीमेंटाइड पर निर्भर करती है, ये ध्यान देंगे। अब सीमेंटाइड में कितना लोहा होता है, कितना कार्बन होता है, ये पूछा जाता है। तो लोहे सीमेंटाइड का 15 भाग, यदि सीमेंटाइड के 15 भाग बनाने की बात की जाए तो उसमें 14 भाग जो है लोहा होता है और 1 भाग कार्बन होता है। 14 भाग लोहा और 1 भाग कार्बन सीमेंटाइड के 15 भाग बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्बन स्टील की तुलना में मिश्र धातु अधिक होता है। ए दिया गया है कठोर, बी दिया गया है मजबूत, सी दिया गया है फटीग प्रतिरोध। तो इसमें से कौन सा सही होगा? देखिए, कार्बन स्टील की तुलना में मिश्र धातु सबसे अधिक कठोर होता है, मजबूत भी होता है और साथ ही साथ फटीग, तीनों गुण क्या है इसमें ज़्यादा होता है। मिश्र इस्पात में कार्बन स्टील की तुलना में अधिक होता है, इसलिए हमारा विकल्प डी जो है वो यहाँ सही होगा। ध्यान दीजिएगा, मिश्र इस्पात में कठोरता, मजबूती और फटीग तीनों क्या है ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सभी स्टील का निचला क्रांतिक बिंदु होता है। सभी स्टील का निचला क्रांतिक बिंदु क्या होता है? स्टीलों का निचला क्रांतिक ताप पूछा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 723 डिग्री, दूसरा है 913, सी ऑप्शन है 600, डी है 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो है सबसे निचला अगर क्रांतिक बिंदु की बात की जाए तो 723 है। अब ये क्रांतिक बिंदु है क्या, इसको थोड़ा समझ लेंगे। जिस ताप अथवा बिंदु पर स्टील की संरचना परिवर्तन होना आरंभ या समाप्त होता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है, क्या है? जिस ताप या बिंदु पर स्टील की संरचना में परिवर्तन होना आरंभ होता है या समाप्त हो जाता है, क्रांतिक ताप कहलाता है। जहाँ से परिवर्तन आरंभ होता है उसको निचला क्रांतिक ताप कहते हैं, जो सवाल में पूछा गया है, और जहाँ से परिवर्तन समाप्त होता है उसको ऊपरी क्रांतिक ताप कहते हैं। ठीक है, ऊपरी क्रांतिक ताप कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब 10 क्वेश्चंस आपने आज पढ़े, इसमें सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको आप अच्छे से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पहला है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग कहाँ होता है? सिलिकॉन का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। बेरिलियम का यूज़ कहाँ होता है? बेरिलियम का यूज़ उपग्रहों, जायरोस्कोप, स्प्रिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट बनाने में किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, टाइटेनियम का यूज कहाँ होता है? टाइटेनियम का यूज प्रक्षेपास्त्रों में किया जाता है, प्रक्षेपास्त्रों में। ठीक है, मिसाइल वगैरह में किया जाता है। और अगला क्वेश्चन, इंडियम और थोरियम का प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग, थोरियम का प्रयोग प्रतिरोधक में होता है। अगला क्वेश्चन, जिरकोनियम का यूज़ कहाँ होता है? न्यूक्लियर प्लांट के निर्माण में संरक्षण प्रतिरोध के लिए केमिकल फैक्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, जिरकोनियम का। ठीक है, अगला प्रश्न, ऊष्मा उपचार द्वारा अधिक धातु की कठोरता कटाई तथा बढ़ाई जा सकती है। ऊष्मा उपचार द्वारा धातु की कठोरता घटाई तथा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे किसे कहते हैं, और इसकी परिभाषा
और ये कौन कौन से पदार्थ हैं इनको अलग अलग लिख कर आप ग्रुप के कमेंट में ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। चूँकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बहुत सारी हो सकती हैं त्रुटियाँ हों, तो त्रुटियों को ध्यान न देते हुए बस आप लोग ध्यान दीजिएगा पढ़ने पे। ठीक है, धन्यवाद।